ढोल नगाड़ों का शोर बढ़ता जा रहा था। शादियों में होने वाले शोर को भी इस शोर ने पीछे छोड़ दिया था। हो भी क्यों ना, जिस गांव के लोग सरकारी नौकरियों को तरसते हैं, उस गांव के किसी लड़के का जिलाधिकारी के पद तक जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने घर में तीसरे मंजिल पर अपने छोटे से कमरे में लेटी हुई थी। इस शोर को सुनकर मेरी भी नींद टूट गई। मैंने देखा कि इस शोर को सुनकर अंजू भी गहने की पेटी को छोड़कर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बड़े उत्साह से सामने का दृश्य देखने लगी। अरे भाभी, अभी तक सोई हो? उठो तो, देखो उन लोगों की गाड़ी आ गई है। बहुत सारे लोग आए हैं भाभी। अरे जरा देखो तो, रघुनाथ सिंह भी आए हैं। और भाभी, इतनी सारी गाड़ियां एक साथ कभी भी अपने गांव में नहीं देखी। अंजू ने ऐसा समा बांधा कि मैं भी खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। रघुनाथ बाबा इतने बड़े नेता होकर खुद हमारे गांव में आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारे जिले में कोई लड़का जिलाधिकारी बना है, और वह भी हमारे गांव से। अनुज ने इस गांव का नाम रोशन कर दिया भाभी। देखो तो कितने सारे लोग जमा हैं। और वह देखो भाभी, बीच में जो गाड़ी लगी है उसी में अनुज खड़ा है। देखो तो कितना जच रहा है अनुज। सही है, अधिकारी बनने के बाद बंदा अलग ही दिखने लगता है। मैंने भी गौर किया, अब अनुज कुछ अलग ही दिखता है। अब चेहरे पर वह मासूमियत नहीं दिखती जो 14 साल पहले थी। चेहरे की शक्ति मूछें रखने से और अधिक बढ़ गई है। अब तो थोड़ी पेट भी निकली हुई दिखती है। मैं अनुज को देखते ही पुराने ख्यालों में खो गई। कितना शर्मिला हुआ करता था वह कॉलेज के दिनों में। लड़कियों से बात करने में तो उसकी हालत ही खराब हो जाती थी। जब हम कॉलेज में नए नए आए थे तो वह अलग सा ही रहता था, किसी से अधिक बात भी नहीं करता था। कॉलेज में हम हमेशा उसे सिर्फ अशोक के साथ ही देखते थे। अशोक ने ही बताया था कि वह थोड़ा परेशान है अपनी मानसिक बीमारी को लेकर। एक अजीब सी बीमारी जिसे सिजोफ्रेनिया कहते हैं या मनोविकलन कहते हैं, जिसमें रोगी हर वक्त अपने विचारों में ही खोया रहता है। अनुज दिन में 15 घंटे सोता था और जब जागता था तो अशोक के घर चला जाता था। आज जो कुछ भी अनुज बना है वह उसका हकदार है। अपनी मानसिक बीमारी के बावजूद वह हमारे क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी था। मुझे आज भी याद है, कॉलेज के एक वाद विवाद प्रतियोगिता में उसने पूरे साक्ष्यों के साथ साबित कर दिया था कि भारत का इतिहास खरबों वर्ष पुराना है। हमारे कॉलेज के सारे मार्क्सवादी प्रोफेसर देखते रह गए थे। उस दिन उसने बहुत सारे प्रशंसक बन गए थे, जिसमें मैं भी थी। मेरा मन उस दिन अनुज से बात करने को बहुत हुआ था। सारे लोगों ने उसे घेर लिया था। मैं चाहकर भी उस दिन उससे बात नहीं कर पाई थी। आने वाले दिनों में अनुज से मेरी सारी मुलाकातें हमारे मित्रों के माध्यम से ही होती। मेरे मन पर अनुज ने ऐसा जादू डाला था कि मैं दिन भर उसी के बारे में सोचती। सुबह उठकर कॉलेज जाने की बेताबी रहती, क्योंकि मैं अनुज को देखना चाहती थी। क्लास के लेक्चर्स में मैं सबकी नजरें बचाकर अनुज को देख लेती थी, पर वह इतना शर्मीला था कि किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं था। एक बार ऐसे ही मैं किताबों की आड़ से उसे देख रही थी। अचानक से उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर वह घबरा सा गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या इसी को प्यार कहते हैं? मेरे जीवन में यह नया मोड़ था। हर लड़की की तरह मैं भी बचपन की दहलीज लांघ कर युवावस्था में प्रवेश कर रही थी। मैंने अब कुछ ज्यादा सजना संवरना चालू कर दिया था। हर दिन नए नए कपड़े पहनकर मैं कॉलेज जाती, लेकिन वह तो ऐसा शर्मिला था कि मेरी तरफ देखता भी नहीं था। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अशोक ने आकर मुझे बताया कि अनुज भी मुझसे प्यार करता है। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था अशोक की बात सुनकर। अशोक ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा, बस तुम, हाँ बस तुम ही श्रुति मेरे दोस्त को ठीक कर सकती हो। मैं जानता हूँ कि प्यार में बहुत ताकत होती है। वह तुम्हारे प्यार के भरोसे ठीक हो जाएगा। सिर्फ उससे एक बार बात कर लो। वह तुमसे अकेले में बात करना चाहता है। मुझे आज भी याद है, वह बुधवार का दिन था। हमेशा कॉलेज देरी से आने वाला अनुज उस दिन जल्दी आ गया था।
मैं बहुत ही घबराई हुई थी। उस दिन अशोक ने हमें कॉलेज के एक कमरे में बिठा दिया ताकि हम आराम से बात कर सके। उसने शर्माते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने शर्माते हुए अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। उस दिन मैं बहुत खुश थी। अनुज और उसके सारे दोस्त भी उस दिन बहुत खुश थे। अनुज ने हमारे कॉलेज के कैंटीन में बहुत बड़ी पार्टी दी थी। मैंने और अनुज ने मिलकर एक नई जिंदगी जीने के सपने देखे थे। वह मुझसे कहता कि मुझे क्या पसंद है, लड़का या लड़की। अगर हमारा लड़का हुआ तो हम उसका नाम अविनाश रखेंगे और लड़की हुई तो संध्या। मैं उसकी बात पर खूब हंसती। मैं जैसे जैसे उसे जानती गई मुझे उसकी अच्छाइयाँ पता चलने लगी। वह बहुत नेक इंसान था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। अपने आप को मानसिक बीमारी से मुक्त करने के लिए उसने अपने घर में मंदिर स्थापित करके पूजा पाठ चालू कर दिया था। वह मेरे लिए कुछ बनना चाहता था। उसने अशोक के साथ मिलकर आईएएस की तैयारी चालू कर दी थी। वह चाहता था कि जब वह मेरा हाथ मांगने मेरे पिता के पास जाए तो मेरे पिता उसे इनकार न कर सके। मैं जब भी कॉलेज जाने के लिए मेट्रो पकड़ने जाती तो वहां अनुज को अपना इंतजार करते हुए पाती, क्योंकि वह मेरे घर से थोड़ी दूरी पर रहता था। हालांकि हम दोनों एक दूसरे के घर कभी नहीं गए थे। मुझे अपने घर पर पापा और भैया से बहुत डर लगता था कि कहीं वह अनुज को मेरे साथ न देख ले। हम दोनों मेट्रो में साथ ही सफर करते। कालकाजी मेट्रो स्टेशन से राधा भी हमारे साथ आ जाती। कॉलेज छूटने के बाद हम मेट्रो में घंटों खड़े रहकर बातें करते। हमारे मोहब्बत के किस्से धीरे धीरे पूरे कॉलेज में फैलने लगे थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि हम दोनों जाटों की बिरादरी से आते थे। मैं जानती थी कि जिस दिन अनुज की नौकरी लगी मेरे पापा हमारी शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। एक दिन अनुज ने बातों बातों में ही मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे मेरे शरीर में एक करंट की अनुभूति हुई। मैंने अनुज का हाथ झटकते हुए उसे कहा कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम मुझे नहीं छू सकते। अनुज का मुंह देखते ही बनता था। उसका चेहरा लटक गया था। मैं उसके चेहरे को देखकर मन ही मन हंसने लगी। अनुज ने घर पर अपनी माँ को भी हमारे बारे में बता दिया था, लेकिन शायद हम ज्यादा दिन साथ नहीं रहने वाले थे। हर अच्छी चीज का एक दिन अंत होता है। एक दिन कॉलेज जाते समय कुछ लड़कों ने मुझसे छेड़खानी की। अनुज मेरे साथ था। उसने इसका प्रतिवाद किया, लेकिन वे 10 लड़के थे। उन्होंने अनुज को इतना मारा कि उसके माथे से खून निकलने लगा। बाद में भीड़ के शोर मचाने पर वह लड़के भाग गए। मैं अनुज को अस्पताल लेकर आई। वहीं अस्पताल में मेरा परिचय अनुज के परिवार से हुआ। मुझे उसके परिवार में सारे लोग बहुत अच्छे लगे। उसकी दोनों बहनें, तीनों भाई, माँ, पिताजी और दादाजी सब मुझे अपने से लगे। मैं जल्द से जल्द उस घर में दुल्हन बनकर जाने के सपने देखने लगी। उन गुंडों से मुझे बचाने के कारण अनुज सबकी नजरों में हीरो बन गया था। कॉलेज में उसकी इज्जत और बढ़ गई थी, लेकिन उस एक घटना ने उसे बदल कर रख दिया। अब वह हमेशा मेरे साथ सतर्क होकर चलता। आसपास से जाने वाले किसी भी शख्स पर उसकी नजर रहती। उसे भीड़ में चलने वाला हर नौजवान छेड़खानी करने वाला ही दिखता। मैं अनुज के साथ अब असहज होती जा रही थी। उसका मेरे साथ इस तरह चलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं आजाद होकर चलना चाहती थी, हंसना चाहती थी, लेकिन अनुज मेरे अगल बगल एक दीवार खींच रहा था, भय और असहजता की दीवार। आए दिन हमारे झगड़े होने लगे। अब मुझे अनुज के अंदर कमियां दिखने लगी। मुझे अब अनुज जरूरत से ज्यादा दुबला पतला और कमजोर दिखता। मैं बार बार उसे कहती, तुम इतने दुबले पतले क्यों हो? मेरे पापा तुम्हें देखकर रिजेक्ट कर देंगे। वह इन बातों को सुनकर घबरा जाता। मेरे दोस्त जिन्होंने कभी मेरे और अनुज के प्रेम को प्रोत्साहन दिया था, वह भी मुझसे कहते कि मुझे और बेहतर लड़का मिल सकता था। इशिता मुझसे बार बार कहती, यार श्रुति, सच बताऊं, तुझे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। तूने बहुत जल्दबाजी में यह फैसला कर लिया। तुझे यही सीखिया पहलवान मिला था क्या? हाँ, मानती हूँ कि देखने में वह सुंदर है, पर उसकी पर्सनैलिटी देखी है? वह खुद अपने आप को नहीं संभाल सकता तो तुझे क्या संभालेगा? मुझे इशिता की बातों में सच्चाई दिखती। मुझे भी अब लगने लगा था
कि मुझे अनुज से अच्छा लड़का मिल सकता है। मैं उसे बातों बातों में कहती कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो तुम उदास मत होना और मन लगाकर पढ़ना। इन सब बातों को सुनकर वह रोने लगता और कहता, ऐसा क्यों कहती हो? मैं तुम्हारे लिए तो इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी नौकरी होते ही मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ तुम्हारे पापा से मांग लूंगा। पर मेरा मन अब अनुज से कटने लगा था। मैं उससे अब अलग होना चाहती थी। हमारे रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर उसने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। वहां रहकर अच्छे से पढ़ाई कर लूं, क्योंकि परीक्षा अब सिर पर है और तुम्हारे लिए मुझे अच्छी सी नौकरी जो लेनी है। वह मई का महीना था जब वह गांव चला गया। अनुज के गांव जाने से मुझे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। वह मेरी मजबूरी बन चुका था, एक ऐसा अपाहिज अंग जिसे इंसान सिर्फ मजबूरी में ढोता है। इन्हीं दिनों में मैं इशिता की बहन की शादी में गई। हमारे बाकी दोस्त भी वहां मौजूद थे। हम लोग वहां आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक पीछे से मेरी पीठ पर इशिता ने हाथ मारते हुए कहा, हेलो गोर्जियस लेडी, वेयर वर यू? Was looking for you for last half an hour. Let me introduce you to Prince Charming. इशिता ने ऐसा कहते हुए मेरा परिचय वहां मिथिलेश जी से करवाया। मैं मिथिलेश जी को लगातार एकटक देखती रह गई। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे फिल्मों का नायक मेरे सामने आकर खड़ा हो। 6 फुट की लंबाई, गठीला बदन। मेरे ध्यान को उस वक्त इशिता ने तोड़ा। अरे, सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रहोगे कि कुछ बातें भी करोगे? श्रुति, यह मिथिलेश है, मेरी सहेली मंजू के भाई, और मिथिलेश यह श्रुति है। आप लोग बातें करिए, तब तक मैं थोड़ी देर में आई। उस दिन मिथिलेश के रूप में मुझे जो सहारा मिला वह आज तक चल रहा है। मुझे लगा कि मैं आज तक अधूरी थी और मिथिलेश ने आकर मुझे पूरा किया। हम दोनों हर रोज मिलने लगे। मैं घर पर कॉलेज जाने का बहाना करके उनसे मिलने पहुंच जाती। मिथिलेश बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थे। घर पर 5 भाई बहनों में वह सबसे बड़े थे। मेरे मन ने अब मिथिलेश और अनुज में तुलना करना प्रारंभ कर दिया था। कहाँ मिथिलेश, जिनकी इतनी सुंदर पर्सनैलिटी है, और कहाँ कृष्णकाय अनुज, जो अपने आप को नहीं संभाल सकता। वह मुझे क्या संभालेगा? और ऊपर से अनुज बेरोजगार भी है और यहाँ मिथिलेश है, आज बैंक के मैनेजर हैं। कल तो उनका पद और बढ़ेगा। मैं अब अनुज से छुटकारा पाना चाहती थी। मिथिलेश ने जब मुझे पहली बार छुआ तो मैंने कोई भी आपत्ति नहीं की। हम दोनों का रिश्ता मात्र 2 महीनों में सारी हदों को तोड़कर बहुत दूर जा चुका था। धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और स्टोरीज देखने के लिए। धन्यवाद।